नमस्कार दोस्तों, आज से अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रसूति तंत्र के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मतलब कि जो 2020 जो का पेपर जो फरवरी मंथ में हुआ था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, वो कौन सा है? पुंसवन कर्म। तो पुंसवन कर्म में अपन को क्या लिखना है? पुंसवन मिति पुंसवन कारकम कर्म। तो इसका अर्थ क्या है? इच्छित पुमान संतान उत्पन्न करने वाला कर्म को पुंसवन कर्म कहते हैं। ठीक है, इच्छित संतान को उत्पन्न करना या फिर प्राप्त करना उसको पुंसवन कर्म कहते हैं। गर्भ में तब तक के परिवर्तन किए जा सकते हैं जब तक कि गर्भ में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग की अभिव्यक्तता नहीं होती। तो गर्भ में तब तक के अपन परिवर्तन कर सकते हैं जब तक कि वहाँ पर जो व्यक्त भाव है वो व्यक्त नहीं हो जाए, मतलब कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है वो डिसाइड नहीं हो जाए, तब तक कि अपन उसमें वो कर सकते हैं, पुंसवन कर्म करा सकते हैं। देश काल अनुकूल होने पर स्त्री को गर्भवती जानकर व्यक्त भाव के पूर्व पुंसवन का प्रयोग करा जा सकता है। तो व्यक्त भाव होने के पूर्व ही अपन को पुंसवन कर्म कराना है। क्या क्या देख के? देश काल के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मूढ़ गर्भ की परिभाषा, मतलब मूढ़ गर्भ किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसको अपन को कैसे लिखना है? वह गर्भ जबकि वृद्धि होकर असम्यक रूप से आने पर अपत्य पथ दैट इज योनि में आकर भी निकलने में असमर्थ हो। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी वृद्धि हुई, गर्भ की वृद्धि तो होती है, गर्भ की वृद्धि हुई लेकिन वो असम्यक रूप से हुई। असम्यक रूप से वो योनि में आया और वहां पर आकर वो निकलने में असमर्थ हो रहा है, मतलब कि योनि मार्ग से वहां पर असम्यक हो रहा है निकलने में। एवं अपान वायु की विगुणता से सम्मोहित हो जाने पर वह मूढ़ गर्भ कहलाता है। तो जो डिलीवरी का ही कारण होती है अपान वायु के इससे होती है ना, अपान वायु उसकी वो कराएगी गर्भ। ठीक है, तो जब अपान वायु क्या वहां पर विगुणता हो गई तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उसके कारण इसको ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, मूढ़ गर्भ में क्या याद रखना है? वृद्धि तो प्रॉपर हुई थी लेकिन असम्यक रूप से हुई थी। वृद्धि असम्यक रूप से हुई थी और वो असम्यक रूप से ही वहां पर योनि में आकर फंस गया एक टाइप से और वहां से नहीं निकल पा रहा है, तो वहां पर अपान वायु की भी विगुणता है। ठीक है, उसको अपन मूड कर पे नहीं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन लेबर। लेबर इज अ प्रोसेस बाय विच फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आर एक्सपेल्ड थ्रू दी बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल से फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का बाहर आना, इट इज लेबर। और इसको और एक टर्म क्या दे सकते हैं? यूटोशिया। यूटोशिया भी इसका एक टर्म है। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसके बाद में टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया, मतलब कि प्लेसेंटा कहाँ पर वो अटैच्ड है। ठीक है, तो 4 टाइप्स है। टाइप 1 डेट इज लो लाइन, टाइप 2 डेट इज मार्जिनल, टाइप 3 डेट इज पार्शियल सेंट्रल और टाइप 4 डेट इज सेंट्रल। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ यमल गर्भ। यमल गर्भ डेट इज ट्विंस बोल सकते हैं, जुड़वा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यमल गर्भ डेट इज इसमें क्या लिखा है देखो, आयुर्वेद के हिसाब से अपन पढ़ लेते हैं इसको। यमल पुत्र डेट इज संतान को समान कर्म वायु द्वारा विभाजित आदि नाड़ी, ठीक है, उनको एक ही वायु विभाजित कर रही है तो वहां पर समान कर्म हो रहा है, वायु का विभाजन समान रूप से हो रहा है। ठीक है, वायु समान रूप से उसको विभाजित कर रही है। नाड़ी भी रसवह नाड़ी है। ठीक है, एवं जन्म भी एक साथ में ही हो रहा है उनका। गर्भाधान प्रकृति से लेकर संपूर्ण गर्भवृद्धि एवं जन्म से स्तन्य सेवन आदि तुल्य या एक समान होता है। ठीक है, तो गर्भ की वृद्धि भी उनके सेम ही हुई, उनका स्तन्यपान भी सेम ही हुआ। ठीक है, तो गर्भाधान से लेकर गर्भ की वृद्धि, ठीक है, इन सब में तुल्यता से हुआ, तो इसलिए इनकी आयु, सुख, दुख, भाव, ठीक है, भाव, अभाव, लक्षण, आकृति, वर्ण, अंग, बल एवं प्रकृति समान होती है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें इनकी समान है, लेकिन यहाँ पर इनकी तृप्ति डेट इज पोषण और विसर्ग, मल मूत्र का विसर्जन अलग होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो पोषण प्राप्त करेगा वो तो दोनों बालक अलग अलग पोषण प्राप्त करेंगे और विसर्ग भी मल मूत्र का दोनों अलग अलग करेंगे।
ठीक है। इसके बाद में ऋतुकाल, जिस काल में स्त्री पुरुष के सहयोग से अपत्य फल गर्भ की प्राप्ति हो उसे विशेष काल को ऋतुकाल कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। आचार्य चरक ने ऋतुकाल वर्ड नहीं दिया है। ठीक है, ऋतुकाल जो वर्ड है उनने नहीं दिया है। आचार्य सुश्रुत ने 12 दिन का माना है, आचार्य वाग्भट जी ने 12 दिन का माना है, वृद्ध वाग्भट जी ने भी 12 दिन का माना है, डल्लन जी ने 12 दिन का माना है और भाव मिश्र ने देखो 16 दिन का माना है। बस यहाँ पर आपको भाव मिश्र याद रखना है, इनने 16 दिन का माना है, बाकी आचार्यों ने 12 दिन का माना है और चरक जी ने नहीं माना है। इसके बाद में ट्रू कॉन्जुगेट, 7th क्वेश्चन है ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट क्या है? मेजर बिटवीन सैक्रल प्रोमिनेंटरी एंड अपर एज ऑफ प्यूबिक सिम्पाइसिस, और इसकी एवरेज मेजरमेंट कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता है? मेजर बिटवीन सैक्रल प्रोमिनेंटरी एंड अपर एज ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये एवरेज 11 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, गर्भिणी मक्कल, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से अपन को देखना है। रूक्ष शरीर वाली प्रसूति स्त्री को यदि तीक्ष्ण औषधि न दी गई हो अथवा दी गई हो तो प्रसवोत्तर रक्त को उचित रूप से बाहर नहीं निकाल पाती है, तब वायु गर्भ में रुककर मक्खल शूल उत्पन्न कर देती। तो बेसिकली ये वातज है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बोला इन्हें, रूक्ष शरीर वाली, और मतलब कि यहाँ पर औषधि में, क्योंकि जो गर्भिणी होती है वहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ चलती रहती है उनकी, और अगर उनमें तीक्ष्ण औषधि या रूक्ष औषधि इनका प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, जब प्रसवोत्तर रक्त को उचित रूप से बाहर नहीं निकाल पाएगी, है ना। तो जब रक्त का स्राव होना चाहिए था गर्भ के बाद, मतलब कि जब उनकी डिलीवरी के बाद, तो वहाँ पर उसका प्रॉपरली नहीं निकल पाएगी वो, और वहाँ पर जो है वायु गर्भ में रुककर मक्कल शूल उत्पन्न कर देगी। इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? नाभि के नीचे पार्श्व बस्ती एवं बस्ती सिर में ग्रंथि की उत्पत्ति, एक लक्षण ये हो गया। पक्वाशय में सुई चुभोने जैसी पीड़ा या वेदना, भेदन या दारण समान वेदना, उदर में चारों ओर आधमान और मूत्र का संघ। इसके बाद में क्विकनिंग आता है। 9th क्वेश्चन है क्विकनिंग, व्हेन द प्रेग्नेंट पर्सन स्टार्ट टू फील देयर बेबीज मूवमेंट थ्रू देयर यूटरस। तो अगर जो माता है वो उसके जो बेबी का जो मूवमेंट है वो फील कर पा रही है ना, तो वो क्विकनिंग मूवमेंट है। क्विकनिंग हैपन अराउंड 16 to 20 वीक इन प्रेगनेंसी, बट सम पीपल्स में फील इट सूनर और लेटर। तो एवरेज जो ड्यूरेशन बताया है 16 to 20 वीक्स बताया है क्विकनिंग का, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा पहले भी हो सकती है, उसके बाद में भी हो सकती है। इसके बाद में प्रज्ञास्थापक द्रव्यों के नाम, तो मैंने यहाँ पर चरक के 10 जो महाकषाय है उनको लिख दिया है प्रज्ञास्थापन में, ठीक है। तो वो क्या क्या है? ऐन्द्री जो कि दिव्य औषधि है, ब्राह्मी, शतावरी, सहस्त्रवीर्या, अजमोदा दैट इज पाटला, अव्यथा, कदली, अव्यथा में क्या क्या आ जाएगा? कदली, गुड़ुची, हरितिकी, शिवा दैट इज हर्रे को बोलते हैं अपन, अरिष्ठा, कटुरोहिणी दैट इज कुटकी, वाटे पुष्पी, कंधी, और विश्व कांसे कांता, ठीक है, विश्व कांता जिसको बोल सकते हैं प्रियंगु। इसके बाद में अपन एक और पेपर पे आ जाते हैं, डेट इज 2021 जून का पेपर है। इसमें क्या क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? यूटेराइन ट्यूब के जो पार्ट है, जो फिलोपियन ट्यूब है उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? यूटेराइन ट्यूब और द फिलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, मीडियल टू लेटरल जा रहे हैं अपन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर टर्म बताया मीडियल टू लेटरल। तो मीडियल में सबसे पहले क्या आएगा? इंटरमुलेरियन डेट इज इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वो आ जाएगी, इंटरस्टिशियल पोजीशन, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड में इस्थमस, एम्पुला, थर्ड में एम्पुला, और फोर्थ में इनफंडिबुलम, लास्ट है इनफंडिबुलम जो सबसे लेटरल साइड में है। इसके बाद में ओवम फॉरसेप का डायग्राम बनाने को बोला था उनने, तो ओवम फॉरसेप कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके यूज क्या है? इज यूज टू ग्रैब, होल्ड, मैनिपुलेट एंड रिमूव द टिश्यू इनसाइड यूट्रस इंक्लूडिंग ओवम एंड प्लेसेंटा। इसके बाद में
गर्भोदक के कार्य, गर्भोदक किसको बोलते हैं? गर्भ और उदक, ठीक है, गर्भ और उदक, उदक किसको बोलते हैं? जल को। तो गर्भ में जो पानी रहेगा उसको गर्भोदक, दैट इज अपन मॉडर्न से कंपेयर करें तो एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेसिकली उनने एमनियोटिक फ्लूइड के जो काम है उसको पूछा था। तो फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, हेल्प इन फीटल ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरीज, फीटल की ग्रोथ और एक्सटर्नल इंजुरीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। अलाउ फ्री मूवमेंट एंड मेंटेन टेम्परेचर, सर्व इम्यूनोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड हार्मोनल फंक्शन। ठीक है, ये तो जब गर्भ का निर्माण हो रहा होता है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तब की बात बता रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग लेबर, जब लेबर हो रहा है तब क्या करेगा ये? हेल्प इन डायलेशन ऑफ ओएस, प्रोटेक्ट fetus and placenta from direct pressure and contracting uterus, wash vagina, prevent infection to babies and uterine cavity। तो सबसे पहला डायलेट करेगा ओएस को, और क्या करेगा? प्रोटेक्ट फीटस एंड प्लेसेंटा फ्रॉम डायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग यूटरस। तो इसको फीटस और प्लासेंटा को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वाटरी है तो वाटर जैसी बैग बना ले रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और जब इस प्रेग्नेंट डिलीवरी हो जाती है तब वेजाइना को भी वॉश कर दे रहा है, जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा बेबी को और यूटेराइन कैविटी को भी। इसके बाद में आर्तव स्त्रोतस का वर्णन इनने किया था। तो आर्तव स्त्रोतस मानसिक धर्म में रक्त की परिस्राव को के चैनल्स है। तो मासिक धर्म में क्या है? ये चैनल्स है, ये रक्त के परिस्राव के लिए, आर्तव स्त्रोतस। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म के रक्त के प्रवाहन का मार्ग प्रतीत होता है योनि गर्भाधान नलिका से योनि छिद्र तक का मार्ग। तो ये आप लिख सकते हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोगेस्टेरॉन के फंक्शन पूछे थे 5th क्वेश्चन में। तो प्रोगेस्टेरॉन अफेक्ट हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो जो प्रोगेस्टेरॉन है ये एक मेन हार्मोन है, ये कंट्रोल करता है हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर प्रोगेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया तो वो FSH और LH को कम कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सस्टेन अर्ली प्रेगनेंसी अंटिल प्लेसेंटल डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रख रहा है प्लेसेंटा के डेवलपमेंट से पहले। इट डिक्लाइन इन प्रोगेस्टेरॉन हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर। तो अगर प्रोगेस्टेरॉन कम हो गया तो वहाँ पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और लेबर स्टार्ट हो जाएगा। गर्भ संभव सामग्री का वर्णन। गर्भ संभव सामग्री सुश्रुत जी ने क्या क्या बताई है? देखो, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज सुश्रुत जी ने बताई। और डल्लन जी क्या बताते हैं? रजह काल, गर्भाशय, आहार, स्त्री आर्त और पुरुष शुक्र, ये डल्लन जी ने बताया है। इसके बाद में स्तन्य क्षय की चिकित्सा। स्तन्य क्षय की चिकित्सा कैसे करनी है? श्लेष्मवर्धक द्रव्यों का प्रयोग करना है। सुरा, षष्टिका, शाली, मांस, शर्करा, दही और हृदय का प्रयोग करना है। थर्ड में क्या है? स्तन्य जनन औषधियों का प्रयोग करना है और वमन का यहाँ पर निषेध है। तो फर्स्ट क्या है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। श्लेष्मवर्धक द्रव्यों का प्रयोग सूरा, षष्टि, शाली, मांस, शर्करा, दही, हृदय मतलब कि हृदय के लिए श्रेष्ठ द्रव्य जो है उनका प्रयोग करना है। स्तन्य जनन औषधियों का प्रयोग करना है और वमन का यहाँ पर निषेध बताया गया है। इसके बाद में पुंसवन विधि का वर्णन। तो पुंसवन कर्म तो अपन ने पढ़ लिया था। पुंसवन कर्म किसको बोलते हैं? इच्छित संतान की प्राप्ति, और कब करना चाहिए? मतलब कि व्यक्त होने के पहले, ठीक है, भाव व्यक्त होने के पहले करना चाहिए, काल वगैरह को देखकर। लेकिन इसकी विधि कैसी है जो चरक जी ने बताई है वो कुछ इस प्रकार से है, मतलब कि इनमें से कोई भी एक करा सकते हैं अपन। ठीक है, 2 नंबर का पूछा था तो कोई भी एक लिख सकते थे, लेकिन मैंने इतना बड़ा इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर ये 5 नंबर में भी पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, गौशाला में उत्पन्न वट वृक्ष की पूर्व उत्तर की ओर गई 2 शाखाओं के 2 अनुपह शुंग लेकर रस गुण वीर्य संपत्ति को धान्य मास दैट इज ब्रीही या 2 गौर सरसप दही से पीसकर पुष्य नक्षत्र में पान। तो आपको ये याद रखना है कि सभी में पुष्य नक्षत्र कॉमन है। सारी जो अपन ये जो कर्म करा रहे हैं यहाँ पर पुष्य नक्षत्र कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ये वट का वृक्ष है, उसमें
जो उसकी जो शाखा है वो पूर्व उत्तर की ओर जो गई है, ठीक है, उसका जो शुंग है वो निकाल के अपन को, जो कि रस गुण्य वीर्य प्रदान होगा, उसको अपन को ब्रीही ब्रीही में और 2 सरसप दैट इज सरसों में अपन को दही से अपन को पीसकर पुष्य नक्षत्र में पान कराना है। सेकंड में क्या है, जीवक ऋष्वक अपमार्ग सहचरिका एक साथ में अलग अलग द्रव्यों का कल्प बनाकर दुग्ध के साथ अपन को पान कराना है पुष्प नक्षत्र में भी, ठीक है। जीवक ऋष्वक अपमार्ग सहीचन एक साथ या फिर अलग अलग करके अपन को इसको पुष्प नक्षत्र मतलब कि दूध के साथ पान कराना है। इसके बाद में एक मछली है कूड़े कीटक मत्स्य जो है, इसको अपन को 1 अंजलि जल में डालकर पुष्य नक्षत्र में पान कराना है। इसके बाद में स्वर्ण रजत या लोहे की अनुप्रमाण की छोटी सी पुरुष आकृति प्रतिमा बनाकर अग्नि में लाल तप्त होने तक गर्म पर दूध दही या 1 अंजलि जल में उसे डालकर संपूर्ण दूध दही जल का पुष्य नक्षत्र में पान करना है। तो क्या करना है, स्वर्ण रजत लोहे, ठीक है, अपने श्रद्धा अनुसार एक पुरुष आकृति की मूर्ति बनानी है, उसको जलाकर मतलब कि अपन को उसको तप्त कर लेना है, फिर उसको अपन को दूध दही या फिर घी या फिर 1 अंजलि जल में डालकर उसको बुझा लेना है, फिर उस वो जो जल है या फिर जो दही है उसका पान करना है पुष्य नक्षत्र में, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर पूरी विधि, कोई भी एक इसमें अपन कर सकते हैं पुंसुमन विधि में। इसके बाद में सर्वाइकल डायलेटरी फंक्शन, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्वाइकली ऑस्मोलैरिटी डायलेटर्स, ठीक है। तो कौन कौन से है, लेमिनेरिया और डाइएलापम आर प्लेस्ड इन सर्वाइकल कैनाल टू स्लो ओपन द सर्वाइकल बाय एब्जॉर्बिंग फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू। तो अपन को सर्वाइकल कैनल को ओपन करने के लिए क्या करना है, इनको प्लेस करना है जो कि एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्लूइड इनसाइड द सर्वाइकल कैनाल, और प्रॉपर वहाँ पर जो उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको वो आने लगेगा फिर, ठीक है। ऋतुमती स्त्री के लक्षण, पुराना रज जो 1 मास में संचित रहता है उसे निकल जाने के बाद और नूतन रज के गर्भाशय में स्थित होने पर पूर्णतः शुद्ध होकर स्नान की हुई स्त्री जिसकी योनि आर्तव और गर्भाशय दूषित न हो ऋतुमती कहलाती है। तो सबसे पहले अपन को ऋतुमती स्त्री होती क्या है वो पता रहना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है इनने, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पुराना रज जो 1 मास में संचित हो, तो 1 मास तक के संचित हो गया, वो जब निकल जाएगा और नया रज गर्भाशय में स्थित जब होने लगेगा पर पूर्ण शुद्ध होकर स्नान की, मतलब कि जब वो जो स्त्री है वो पूर्णतः शुद्ध होकर स्नान कर लेती है तो उसको क्या बोलेंगे, ऋतुमती स्त्री कहलाएगी वो, ठीक है। तो उसके लक्षण क्या क्या है, स्त्री का मुख स्वस्थ तथा प्रसन्न होगा, ठीक है, वो स्वस्थ रहेगी और प्रसन्न होगी। आत्मा डेट इज शरीर, मुख एवं दंत क्लेद युक्त हो। पुरुष तथा प्रिय कथाओं की अभिलाषा करती हो, ठीक है, पुरुष और प्रिय कथाओं की कामना करेगी, डेट इज अभिलाषा करेगी। कुक्षी आग एवं मूर्धा में शिथिलता होगी उसके, है ना। भुजा, स्तन, स्त्रोणी, नाभि, जंघा एवं स्पिक डेट इज नितंब में स्फुरण होगा। मैथुन कार्य में हर्ष एवं उत्कृष्ट हो पर उस स्त्री को अपन ऋतुमती कहेंगे। तो मैथुन कार्य में भी हर्ष होगा उसका और उत्सुक होगी वो मैथुन कार्य करने के लिए, है ना। तो ये सिम्टम्स अपन ने पढ़ लिए इसके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। स्त्री का मुख स्वस्थ होगा और मतलब कि वो स्वस्थ दिखेगी, मुख प्रसन्न होगा, शरीर मुख दंत क्लेद युक्त होंगे, ठीक है। पुरुष और प्रिय कथाओं की कामना करेगी। कुक्षी आग और मूर्धा में शिथिलता होगी उसके, ठीक है, और स्पिक वगैरह ये स्फुरण करेंगे।
अब आ जाते हैं अपन 2021 का जो नवंबर में जो पेपर हुआ था उसमें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन एंड इट importance in conception. Ovulation is a phase in menstrual cycle when the ovary release an egg which travel down to fallopian tube. तो ओव्यूलेशन क्या है, सबसे पहले ये डिफाइन करना जरूरी है। इट इज़ अ फेज, तो ये एक फेज है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है। इसमें क्या है, जो ओवरी है वो एग को रिलीज कर देगी, जो कि ट्रैवल करते हुए अपने फेलोपियन ट्यूब पर्टिकुलरली एम्पुला में आके आएगा, ठीक है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। इंपॉर्टेंस इन कंसेप्शन क्या है, इट इज़ अ फेज टू गेट प्रेग्नेंट इन 5 days before ovulation and on the day of ovulation, but it is more likely in 3 days leading to up to and including ovulation. तो 5 दिन पहले, मतलब कि प्रेगनेंसी कब कब हो सकती है, ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले भी हो सकती है, ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन भी हो सकती है, बट जो मोस्ट लाइकली होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है, वो 3 दिन के बाद या फिर उस दिन को मिला के 3 दिन के बाद भी होती है। तो ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी होना बहुत कॉमन है, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस इनने पूछा है कंसेप्शन का, इंपॉर्टेंस ऑफ ओव्यूलेशन इन कंसेप्शन, ठीक है। वंस एग इज रिलीज इट विल सर्वाइव अप टू 24 आवर्स इफ द स्पर्म रिलीज द एग इन द वुमेन कंसीव द बेबी, ठीक है। तो जो एग रहेगा वो कितने टाइम तक के, 24 आवर्स तक के सर्वाइव करता है। अगर वहाँ पर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहाँ पर बेबी, मतलब कि शिशु की उत्पत्ति होगी। इसके बाद में प्रज्ञायनी के लक्षण, तो कुक्षी में शिथिलता होगी, इनके प्रज्ञायनी के कुक्षी में शिथिलता होगी, हृदय बंधता की मुक्ति होगी और जघन प्रदेश में पीड़ा होगी। तो कुक्षी में शिथिलता होगी, हृदय बंध की मुक्ति होगी, जघन प्रदेश में पीड़ा होगी। डिफाइंड लेबर, तो ये देखो ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन अपन को यहाँ पर थोड़ा और डिटेल्स में इसमें लिख देंगे। लेबर इज अ प्रोसेस बाय विच फीटस प्लेसेंटा मेम्ब्रेन एक्सपेल्ड आउट ऑफ बर्थ कैनाल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। फर्स्ट फेज क्या है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड फेज एक्सपल्शन ऑफ फीटस, थर्ड फेज सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, फोर्थ फेज दैट इज आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा। अपन को 1 घंटे तक के उसको मतलब कि सर्विलेंस में रखना है, सर्विलेंस बोल रहा हूँ, मतलब कि अपन को उसको देखभाल करनी है, वो जो प्रेग्नेंट लेडी है 1 घंटे तक के लिए, ठीक है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसके बाद में शुद्ध आर्तव के लक्षण। शुद्ध आर्तव के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। जो 1 मास में के अंतराल पर प्रवर्तित हो, 1 महीने के बाद आए, पिच्छिल दाह एवं वेदना रहित हो, कोई भी टाइप से मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं, पिच्छिलता नहीं हो, उसमें दाह नहीं हो, वेदना नहीं हो, ठीक है। लगभग 5 रात्रि तक स्त्राव होने वाला, मतलब 5 रात्रि से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और 5 रात्रि से कम भी नहीं, अच्छा खासा स्त्राव हो, लगातार स्त्राव हो। प्रमाण में न तो बहुत कम और न तो बहुत ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए और बहुत कम भी नहीं आना चाहिए। वर्ण में गुंजा फल, कमल पुष्प, इंद्रगोप सदृश लाल वर्ण का। तो इसका वर्ण कैसा होना चाहिए, इंद्रगोप होता है ना, इंद्रगोप, कमल का पुष्प, ये सब लाल ही होते हैं और गुंजा फल भी लाल ही होता है, तो लाल रंग का होना चाहिए। सुश्रुत क्या बोलते हैं, शशक के रक्त या लाक्षा रस के सदस्य लाल वर्ण का, शशक दैट इज खरगोश के रक्त के समान या फिर लाक्षा के रस के समान। कपड़े को रंजित न करे अथवा धोने पर कपड़े से रक्त का रंग छूट जाए। तो कपड़े को बिल्कुल रंजित ना करे क्योंकि उसमें क्लॉटिंग एंजाइम्स नहीं होती है, तो वो वहाँ पर क्लॉट नहीं करेगा, तो कपड़े को रंजित ना करे। इसके बाद में यमल गर्भ, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यमल गर्भ डेट इज ट्विंस अपन ने पढ़ लिया था, है ना, तो यमल गर्भ इसको फिर से पढ़ लेते हैं अपन। यमल पुत्रों के समान कर्म डेट इज वायु द्वारा विभाजन आदि, नाड़ी रस्व नाड़ी ये भी समान रहेगी, इसके वायु द्वारा विभाजन भी समान है, नाड़ी भी समान रहेगी, रस्व नाड़ी भी समान है। यहाँ पर इनका जन्म भी समान है, गर्भाधान प्रवृत्ति के लिए संपूर्ण गर्भ वृद्धि एवं जन्म, गर्भाधान प्रवृत्ति से लेकर संपूर्ण गर्भ वृद्धि एवं जन्म से ही स्तन्य सेवन आदि तुल्य या एक समान होने से इनकी आयु, सुख दुख, भाव अभाव
अंग, बल, प्रकृति आदि भी समान होते हैं, लेकिन परंतु डिफरेंट क्या होता है इनमें? डिफरेंट होता है तृप्ति और विसर्ग। तृप्ति दैट इज पोषण और विसर्ग दैट इज मल मूत्र आदि का विसर्जन अलग अलग होता है। हाउ टू कैलकुलेट ईडीडी? स्टेप्स टू कैलकुलेट ईडीडी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट डिटरमाइन फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंसुरेशन पीरियड। तो जो लास्ट मेंसुरेशन पीरियड है उसका फर्स्ट डे अपन को उसकी तारीख को नोट कर लेना है। उसके बाद में काउंट बैक 3 कैलेंडर मंथ फ्रॉम दैट डे, तो उसके 3 महीने पीछे चले जाना है। ठीक है, 3 महीने पीछे चले गए वो डेट से। लास्टली एड 1 ईयर एंड 7 डेज टू दैट डेट, तो उसमें अपन को जो डेट आ गई है 3 महीने पीछे जाने के बाद, उसमें अपन को 1 साल 7 दिन अपन को ऐड करके एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल लेनी है। इसके बाद में मृत गर्भ के लक्षण। तो मृत गर्भ के लक्षण क्या क्या है जो संहिताओं में वर्णित है? मृत गर्भ, स्त्री का उदर स्तिमित, स्तब्ध, आतत दैट इज तना हुआ, शीतल, अश्मत, अश्मत मतलब कि जो पत्थर होता है उसके समान यहाँ पर सदस्य हो जाए, तो कैसा क्या 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 हो जाएगा? वहाँ पर स्तब्धता मिलेगी, आतत दैट इज तना हुआ मिलेगा, और वहाँ पर स्तिमितता मिलेगी। ठीक है, गर्भ में स्पंदन नहीं होता, वहाँ पर कोई भी मूवमेंट अपन को नहीं देखने को मिलेगा, स्पंदन अपन को देखने को नहीं मिलेगा। अत्यधिक वेदना, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, कष्ट करेगा वो। ठीक है, आवि का प्रारंभ नहीं होगा, योनि से स्त्राव नहीं होगा, नेत्र स्त्रस्त या शीतल हो जाते हैं, नेत्र जो है वो शिथिल हो जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर ग्लानि, शिथिलता देखने को मिलेगी नेत्रों में। मल मूत्र आदि वेग की उपस्थिति नहीं होती है ना, तो मल मूत्र जो वेग है वहाँ भी उसकी उपस्थिति भी नहीं होगी। इसके बाद में नाभि नाड़ी, अम्लाइकल कॉर्ड जिसको अपन मॉडर्न में बोलते हैं, नाभि नाड़ी को इनने कैसे वर्णन किया है? गर्भ के नाभि से अपरा को जोड़ने वाली नाड़ी को गर्भ की नाभि नाड़ी कहते हैं, है ना। तो जो गर्भ है उसको अपरा से जो जोड़ेगी वो क्या है? नाभि नाड़ी। तो इनने नाभि नाड़ी पूछा था, तो मैंने इनमें मॉडर्न का भी ऐड कर लिया। तो अपन ऐसा वो कर सकते हैं कि 1 नंबर के लिए मॉडर्न का और 1 नंबर के लिए आयुर्वेद वाला। तो गर्भ से जो अपरा को मतलब कि अटैच कर रही है वो है नाभि नाड़ी, इसे ही नाभिनाल कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम क्या है? नाभिनाल। तो मॉडर्न में क्या पढ़ते हैं? इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द फीटल अम्लाइकस विथ फीटल सरफेस ऑफ प्लासेंटा, है ना। तो प्लासेंटा का जो फीटल सरफेस है उससे कनेक्ट कर रही है फीटल के अम्लाइकस को। ठीक है, इट इज डेवलप फ्रॉम बॉडी स्टार्क ऑफ मेसोडर्मल सेल्स स्ट्रेचिंग बिटवीन एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड कोरियन। तो ये कैसे डेवलप हुई है? स्टार्क ऑफ मेसोडर्मल सेल्स। गर्भ संभव सामग्री। तो गर्भ संभव सामग्री मतलब कि गर्भ की उत्पत्ति के लिए क्या क्या जरूरी है? देखो सुश्रुत जी ने क्या क्या बताया। सुश्रुत जी ने ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज बताया। डलन जी ने रजह काल, गर्भाशय, आहार, पक्व अन्न रस, स्त्री आर्तव एवं पुरुष शुक्र। आचार्य वृद्ध वाग्भट जी ने क्या बताया है? बीज, बीज से उपग्रस्त क्षेत्र। ठीक है, और वाग्भट जी ने क्या बताया? शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध मार्ग, शुद्ध रक्त, शुद्ध शुक्र, शुद्ध वायु, शुद्ध हृदय। काश्यप जी ऋतुकाल और बीज बताते हैं। इसके बाद में स्तन्य क्षय की चिकित्सा। स्तन्य क्षय की चिकित्सा में क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। श्लेष्मवर्धक द्रव्यों का प्रयोग करना है। सूराषष्टिक, शाली मांस, शर्करा, दही, रद द्रव्यों का प्रयोग करना है। स्तन्य जनन औषधियों का प्रयोग करना है और वमन का यहाँ पर निषेध है। इसके बाद में 2022 जुलाई का पेपर में आ जाते हैं अपन। इसने सबसे पहले पूछा था HELLP। HELLP ये क्या है? ये एक सिंड्रोम है। इट इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें बहुत ज़्यादा बीपी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बढ़ जाता है। इट कॉज इसमें क्या क्या जो मतलब कि जो सिम्टम्स है देखो, हिमोलाइसिस, एलिवेशन ऑफ लीवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट काउंट्स,
ये इसका फुल फॉर्म है ना। हीमोलाइसिस होगा, इसमें लीवर की जो एंजाइम है उसका एलिवेशन उस हो जाएगा और प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा। द सिम्टम्स माइट ब्लीड्स एंड ब्लीड इजीली और एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, हेडेक एंड एक्सट्रीम फैटिग। मक्कल, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये भी अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। रुक्ष शरीर वाली प्रसूति स्त्री को यदि तीक्ष्ण औषधियां न दी गई हो या अथवा दी भी गई हो तो उसमें जो प्रसवोत्तर रक्त को उचित रूप से बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो प्रसवोत्तर वो जो है वो रक्त को उचित रूप से बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो वो क्या होगा, वहाँ पर उसको शूल होने लगेगा। वहाँ पर अगर वो रक्त को बाहर नहीं निकल पाएगी तो जो वायु है वहाँ पर शूल को उत्पन्न करेगी, गर्भाशय में रुककर वहाँ पर मक्कल शूल को उत्पन्न करेगी। नाभि के नीचे पार्श्व बस्ती एवं बस्ती सिर में ग्रंथि की उत्पत्ति है ना। तो यहाँ पर लक्षण ग्रंथि की उत्पत्ति हो सकती है नाभि पार्श्व बस्ती में। नाभि बस्ती उदर अथवा बस्ती मूर्धा एवं उदर अथवा सिर बस्ती एवं कोष्ठ में शूल हो सकता है। पक्वाशय में सुई चुभोने जैसी पीड़ा हो सकती है। भेदन धारण सदृश वेदना हो सकती है। उदर में चारों ओर से अधमान हो सकता है और मूत्र का संग भी हो सकता है इसमें। इसके बाद में अंतर मृत गर्भ के लक्षण अपन को यहाँ पर देखना है। मृत गर्भ के लक्षण कैसे देखेंगे, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी अपन देख चुके हैं। मृत गर्भ, स्त्री का उदर स्तिमित, स्तब्ध, आतत दैट इज तना हुआ, शीतल, अश्मंतक मतलब कि पत्थर के समान हो जाएगा, ठीक है। गर्भ में स्पंदन नहीं होगा, अत्यधिक वेदना होगी, आवि का प्रारंभ नहीं होगा, योनि में स्त्राव नहीं होगा, नेत्र स्त्रंस या फिर शिथिल हो जाते हैं और मलमूत्र के वेग की उपस्थिति नहीं होगी। तो मलमूत्र का वेग भी नहीं आएगा, नेत्र में शिथिलता मिलेगी, योनि में स्त्राव भी नहीं होगा, आवि का प्रारंभ भी नहीं होगा। इसके बाद में फंक्शन ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड, फंक्शन क्या क्या है अम्लाइकल कॉर्ड के, इट सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिशन फॉर्म बेबी एंड डिपॉजिटिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगी फीटस को और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे निकाल के वो बाहर ले जाएगी। एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक बिटवीन अम्लाइकल वेसल्स एंड एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का भी जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखेगी, उसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखेगी। लाइज ऑफ फीटस, तो फीटस की क्या क्या लाइज है, लाइज रिफर टू रिलेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रलाइज्ड यूट्रस ऑफ मैटरनल स्पाइन। तो ये रिलेशन है एक टाइप का, जो कि फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस है उसका और सेंट्रलाइज्ड यूट्रस ऑफ मैटरनल स्पाइन का, ठीक है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल लाई हो सकती है, ट्रांसफर लाई हो सकती है, जो फीटस है उसकी लाई जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लाई हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है या फिर ऑब्लिक लाई भी हो सकती है। इसके बाद में शारंगर के अनुसार गर्भ व्यापत के नाम, तो शारंगर जी ने आठ गर्भ व्यापत बताए हैं, उसमें कौन कौन से, उपविष्टक, नागोदर, मक्कल, मूढ़गर्भ, विष्कंभ, मूढ़गर्भ, ये एक रिपीट हो गया यहाँ पर, जरायु दोष और गर्भपात। इसके बाद में डिफाइन फॉल्स लेबर, डल इन नेचर, जो फॉल्स लेबर होता है वो क्या होता है, डल होता है। 1 to 2 वीक अर्लियर फ्रॉम ट्रू लेबर, नो सर्वाइकल डायलेशन एंड EFF, पेन सबसाइड विथ वॉकिंग, शो इज absent, SHOW इज एबसेंट, ठीक है। तो डल होगा, 1 से 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर सर्वाइकल डायलेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। स्तन्य में ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। स्तन्य स्तन्यों अम्लानता, स्तन्य संभवो अल्पता वा, तो स्तनों की मलानता, स्तनों की अनुपस्थिति या अल्पता, तो स्तनों की अल्पता हो जाएगी, स्तनों की अनुपत्ति हो जाए और वो मलिन हो जाएंगे। इसके बाद में RH इनकम्पेटिबिलिटी, तो ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जब ये कौन सी कंडीशन होती है, जब मदर क्या होती है, मदर पॉजिटिव
मदर निगेटिव और फादर पॉजिटिव हो गए, तो जो बेबी रहेगा उसका जो फीटस रहेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये इनकम्पेटिबिलिटी कॉज कर देगा। तो फर्स्ट वाला तो नॉर्मल होगा, मतलब कि 4% चांसेस यहाँ पर भी है उसको उसके अफेक्टेड होने के, लेकिन जो सेकेंड वाला जो बेबी होगा उसकी डेथ कंफर्म होती है यहाँ पर, है ना। तो RH इनकम्प्लीटी, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इनकम्प्लीटी इज अ कंडीशन दैट डेवलप व्हेन द प्रेग्नेंट वुमन हैज RH नेगेटिव ब्लड एंड बेबी इन द वॉर्म हैज RH पॉजिटिव ब्लड। तो ये मैंने चार्ट भी बना दिया है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द लास्ट second trimester, last of second trimester and the third trimester, the range of 5 to 24 has been defined as normal। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है, ये एमनियोटिक फ्लूइड को मतलब कि मेज़र करने का एक तरीका है, और वो कब मेज़र करना चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में, और उसकी रेंज क्या है 3 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर। इसके बाद में 2023 जनवरी का पेपर देख लेते हैं अपन लोग। स्त्री विशिष्ट पेशियाँ। तो सुश्रुत जी ने पुरुष में 500 पेशियाँ मानी और स्त्री में 520। तो जो 20 है वो दो अलग अलग है ना। तो जो 20 है वो एक्स्ट्रा मानी है स्त्रियों में। तो 10 उसमें से प्रत्येक मतलब कि 5-5 प्रत्येक स्तन में है, तो ये 10 हो गई, और 10 योनि में है। तो प्रत्येक स्तन में 5-5 अर्थात 2 स्तन में 10 पेशियाँ होती है। अपत्य मार्ग में 4 पेशियाँ, 2 बाहर और 2 अंदर, तो 2 अभ्यंतर और 2 मुख आश्रित, ठीक है। गर्भ छिद्र में 3 पेशियाँ होगी, ठीक है। गर्भ छिद्र में कितनी पेशियाँ, 3 पेशियाँ हो जाएगी, और शुक्र आर्तो प्रविष्टिक 3 पेशियाँ होती है। तो गर्भ छिद्र में 3 हो गई, शुक्र आर्तो प्रविष्टिक 3 हो गई, और 2-2 4 अपत्य मार्ग में होगी, तो टोटल ये 10 हो गई, 10 स्तन में और 10 योनि में। इसके बाद में सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण। सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण क्या क्या है, निष्टिविका गौरवम अवसाद तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्या गर्भ सद्योग्रहित अनुग्रह लिंगम। तो बार बार थूक आना, शरीर में भारीपन, अंगों में अवसाद, तंद्रा, प्रहर्ष, हृदय प्रदेश में वेदना, तृप्ति, योनि द्वारा स्त्री बीज और शुक्र का ग्रहण। इसके बाद में स्तन्य वृद्धि। तो स्तन्य वृद्धि मतलब स्तन्य वृद्धि और स्तन्य क्षय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुके हैं। तो स्तन्य वृद्धि में स्तनों में भारीपन, बार बार स्तन की प्रवृत्ति होगी, और स्तनों में तोत भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या होगा, भारीपन देखने को मिलेगा, बार बार स्तनों की प्रवृत्ति होगी, और स्तनों में तोत भी मिलेगा देखने को। प्रज्ञायनी तो पहले भी आ चुका है ना, पहले भी पढ़ चुके अपन। कुक्षी में शिथिलता, हृदय बंधन में की मुक्ति, और जगन प्रदेश में पीड़ा। इसके बाद में डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ फीटस। तो पोजीशन ऑफ फीटस इन रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ पेल्विस। तो पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेगमेंट ऑफ 45 टू प्लेस डिनोमिनेटर इन ईच इक्वल सेगमेंट। तो जो पूरा जो पेल्विस है उसको 45 डिग्री एंगल पे अपन ने डिवाइड कर दिया, तो टोटल 8 पार्ट्स उसके अपन ने कर दिए। तो LOA जो है वो लेफ्ट ऑसिपिटल एंटीरियर मोस्ट फ्रिक्वेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो पोजीशन होती है फीटस की वो इसमें लाई करती है LOA में, है ना, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर में, ठीक है। और क्या क्या पोजीशंस हो सकती है, LOT दैट इज लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, LOP लेफ्ट ऑसिप्यूट पोस्टेरियर, OA that is occiput anterior, ROA right occiput anterior, ROT right occiput transverse, ROP right occiput posterior, और OP that is occiput posterior। इसके बाद में प्लासेंटा प्रीविया का क्वाड्रेंट्स। तो अपन ने ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इट इज अ कंडीशन व्हेन द प्लासेंटा इज आइदर वेरी क्लोज टू और कवरिंग सर्विक्स। तो सर्विक्स के बहुत क्लोज या फिर मे बी पॉसिबल सर्विक्स को भी कवर कर रही है प्लासेंटा, मतलब बहुत नीचे साइड में अटैच है। तो उसके भी 4 टाइप्स हो सकते हैं। टाइप 1 दैट इज लो लाइंग, टाइप 2 मार्जिनल, टाइप 3
टाइप 3 क्या है, पार्शियल सेंट्रल, और टाइप 4 डेट इज सेंट्रल, है ना। इसके बाद में सिग्मॉइड ऑफ ट्रू लेबर, इसका वो भी बना लेना आप ग्राफ जो है। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं अपन ट्रू लेबर में, सिग्मॉइड में। तो देखो, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल, फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली, इंटेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस एसोसिएटेड विद SHOW, दैट इज, ठीक है, प्रोग्रेसिव डायलेशन और इफ्रेंसमेंट, ठीक है, और डिसेंट्स ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, तो प्रेजेंटिंग पार्ट का भी डिसेंट होने लगेगा। पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर इंटरवल पे, फ्रीक्वेंट इंक्रीजिंग ग्रेजुएशन, मतलब कि फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते रहेंगे, है ना। ये सब अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सूतिका ज्वर के कारण, तो सूतिका में ज्वर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, श्रुदा, श्रम, अभ्यंजन, रूक्ष, उष्ण, अपक्व के धारण, मतलब कि अजीर्ण बोल सकते हैं, अपक्व भोजन का सेवन हो सकता है ना, स्नेहन, स्वेदन तथा तेज से विभ्रम, मन में संताप तथा पहाड़ों पर चढ़ने, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, ये सब भी ज्वर के कारण बन सकते हैं। तृण एवं पुष्पों की गंध इत्यादि से गर्भिणी स्त्री को ज्वर हो सकता है। इसके बाद में लीन गर्भ, लीन गर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लीन का मतलब क्या होता है, छुपा होना, तो छिपना, है ना। स्त्रोतसों में वात के उपद्रव से पीड़ित होने के कारण गर्भ के निर्गमन मार्ग के स्त्रोतस संकुचित हो जाते हैं। तो स्त्रोतसों में वात, मतलब कि यहाँ पर भी बेसिकली वात दोष ही है, जो कि यहाँ पर लीन गर्भ की उत्पत्ति में कारण बन रहा है। तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, गर्भ सुप्त, दैट इज अत्यधिक शिथिल हो सकता है, गर्भ की सुप्ति हो सकती है, अत्यधिक शिथिल हो सकता है। गर्भ स्पंदन नहीं होना, मतलब कि वहाँ पर मूवमेंट अपन को देखने को नहीं मिलेगा, गर्भ स्पंदन नहीं करेगा। यह अत्यधिक काल तक गर्भ में रहने पर कष्ट को प्राप्त कर मर भी जाता है ना। तो अगर बहुत समय तक के अगर ये रहेगा मतलब कि गर्भिणी के शरीर में, तो ये कष्ट को भी उत्पन्न करेगा और मर भी जाएगा। यह गर्भ लीन या स्त्रोतसों में चिपक जाता है, तो स्त्रोतसों में ही उसके चिपक जाएगा, है ना। इसके बाद में इक्लेप्सिया साइन एंड सिम्टम्स, इक्लेप्सिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्लेप्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्वोल्यूशन में ऑकर इन एंटीनेटल पीरियड ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर डिलीवरी, मोस्ट कॉमन इन 3rd ट्राइमेस्टर, है ना। तो ये क्या है, ये कॉन्वल्शंस है ना, एंटीनेटल पीरियड में जो कन्वल्शंस आ रहे हैं, है ना, जो लेबर्स में ये है। इसमें सिम्टम्स और क्या क्या आ सकते हैं, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, मतलब कि जो यूरिन आएगी उसमें प्रोटीन आ जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, गैस्ट्रिक एंड राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो सकता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।